हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 193 के बारे में। 193 बात करता है कि उस सर्कमस्टांस में क्या होगा जब हमारा सब एजेंट है जो वो प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं है। इसको हम लिख के समझते हैं कि उस केस में क्या होगा। सपोज ए है एक टैलेंट एजेंसी है ये टैलेंट एजेंसी का काम क्या होता है कि एक्टर्स को प्रमोट करना और सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे उनको प्रमोट करना। ये काम होता है टैलेंट एजेंसी का। अब ए एम्प्लॉय करता है बी को एज अ सब एजेंट, ओ सॉरी एज एन एजेंट, एजेंट है ना बी, तो कि भाई तू हमारे लिए प्रमोशन वगैरह कर, हमारी हेल्प कर एंड प्रमोट आवर आर्टिस्ट्स। बी को ए अच्छे से जानता है और एक्चुअली में जो एजेंसी है वो बी को अच्छे से जानती है एंड दैट इज वाई दे हैव अपॉइंटेड बी एज एन एजेंट बिकॉज दे ट्रस्ट बी। लेकिन बी क्या करता है उल्टा, अपना काम दे देता है सी को कि तू प्रमोशन कर ए का। सब एजेंट एम्प्लॉय एक सी हमारे यहाँ पे सब एजेंट अपॉइंट हो जाते हैं। क्या है जो बी करता है काम इलीगल है? कैन बी एक्चुअली डू दिस थिंग? बी कैन नॉट बिकॉज सी को जो ए है वो ट्रस्ट करता ही नहीं है। सी को कुछ पता ही नहीं है कि ए का क्या काम क्या है, ना ही ए को उसके ऊपर कोई ट्रस्ट है, ना ही सी ए को जानता है। स्टिल ही हैज बीन अपॉइंटेड एज सब एजेंट। अब जो सी है ये क्या करता है, ये कुछ ये किसी एक आर्टिस्ट को बोलता है कि भाई, एक आर्टिस्ट को ये बोलता है कि ए बहुत सस्ते में आपका काम करवा देगी, ए बहुत सस्ते में आपका काम करवा देगी और आप क्या है ए की मेंबरशिप ले लो, आप ए को अपना काम दे दो। ओके, अब एक्चुअली आर्टिस्ट जाता है ए के पास और ए को अपना काम दे देता है, लेकिन उसको बाद में पता लगता है कि ए के जो चार्जेस हैं बहुत ज्यादा हैं और सी ने उसको बहुत कम चार्जेस बताए थे। यहाँ पे इस आर्टिस्ट को तो नुकसान हो गया ना, ये क्या करेगा अब, इसको नुकसान हो गया तो आर्टिस्ट किसको सू करेगा यहाँ पे? मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए किसको सू करेगा? आर्टिस्ट जो है सू करेगा हमारे एजेंट को। प्रिंसिपल को सू नहीं कर सकता। यहाँ पे आर्टिस्ट प्रिंसिपल को सू नहीं कर सकता बिकॉज प्रिंसिपल ने तो इस सब एजेंट को अपॉइंट किया ही नहीं था। प्रिंसिपल ने तो सब एजेंट को अपॉइंट किया ही नहीं था, तो आप प्रिंसिपल को लायबल कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो इस केस में सिंस द सब एजेंट वाज नॉट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल, दैट इज व्हाई दिस आर्टिस्ट कैन sue द एजेंट ओनली। प्रिंसिपल को नहीं करोगे आप, यहाँ पे एजेंट को sue करोगे। और इस एजेंट को ना सिर्फ आर्टिस्ट sue करेगा बल्कि ये टैलेंट एजेंसी जो है ना ये भी इस एजेंट को sue कर सकती है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए। एक ही लॉस ऑफ रेपुटेशन होगी ना, ये आर्टिस्ट बाकी और लोगों को भी जाके बोलता है कि भाई ए ने तो मेरे साथ नुकसान करा दिया, कम पैसे बोल के ज्यादा पैसे ले रहे हैं मुझसे, रेपुटेशन का लॉस हो गया ए का। तो ए कैन ऑल्सो sue बी द एजेंट, और एजेंट को दोनों सूट कर सकते हैं, आर्टिस्ट भी करेगा यहाँ पे इस केस में और हमारा प्रिंसिपल भी करेगा। सेक्शन नंबर 193 का यही एसेंस है। हमको ये जो चार्ट हमने बनाया है, एग्जाम्पल जो समझा है हमने, इसको दिमाग में बिठाना है बस। ये आपको याद रह गया तो आपको ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलेगा। ओके, नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड सेक्शन नंबर 194। ये बात करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड। इसको हम रीड कर लेते हैं। When an agent holding an express or implied authority to name another person to act for the principal in the business of the agency has named another person accordingly, such person is not sub-agent but an agent of the principal. इसको मैं आपको एग्जांपल, इसकी जो इलस्ट्रेशन है वो इन इटसेल्फ बहुत आपको क्लियर कर देगा। ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है उसको, इसको हम रीड करते हैं। A directs his solicitor to sell his estate by auction and to employ an auctioneer for the purpose. B एक लॉयर है, ए बी को बोलता है कि यार मेरा एक घर बिकवा दे, इसके लिए ऑक्शनर अपॉइंट कराना है वो करा दे। बी नेम सी एन ऑक्शनर टू कंडक्ट द सेल। सी इज नॉट सब एजेंट बट इज एजेंट फॉर द कंडक्ट ऑफ द सेल। बी जो है वो बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है सी, ये बहुत अच्छा एक ऑक्शनर है, इसको आप अपॉइंट कर लो। यहाँ पे बी ने तो सिर्फ रिकमेंड ही किया है ना, बी ने उसको अपॉइंट तो नहीं कर लिया, अपॉइंट तो ए ही कर रहा है ना। तो यहाँ पे B is not appointing C, A is appointing C. That is why C is an agent of A. He is not a sub agent of A. B ने सिर्फ रेकमेंड किया, जो B हमारे लॉयर है उन्होंने सिर्फ रेकमेंड किए यहाँ पे,
he has not appointed the auctioneer C, that is why C is an agent of A and not his sub agent. तो यही बोल रहा सेक्शन नंबर 195 और 194. अब हम आते सेक्शन नंबर 195 पे. In selecting such agent for his principal, an agent is bound to exercise that same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case. मतलब जब हमारे जो लॉयर हैं, जब इनको बोला गया कि आप एक ऑक्शनर को अपॉइंट करवा दो मेरे लिए, तो उसको सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट, सेम लेवल ऑफ ऑनेस्टी के साथ वो ऑक्शनर का नाम लेना था जैसे वो अपने केस में लेता. मतलब अगर भी जो लॉयर है उसको ऑक्शनर अपॉइंट करना पड़ता, तो क्या वो इस ऑक्शनर को अपॉइंट करता? सेम लेवल ऑफ ऑनेस्टी के साथ वो इस ऑक्शनर को अपॉइंट करता? अगर हाँ, तो ये माना जाएगा कि इसने एक he has acted in ordinary prudence, और इसने ए के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करी है. एक्चुअली में इस ए की जो इंटरेस्ट है इसने प्रोटेक्ट किया है. तो ये एक ड्यूटी है बी के ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में कि वो ऑक्शनर जो है वो सही अच्छे ऑक्शनर का नाम ले, बी ए से पंगे लेने के लिए किसी खराब ऑक्शनर का नाम ना ले. तो यही बोला गया सेक्शन नंबर 195 में. अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 196 पे. Where acts are done by one person on behalf of another but without his knowledge or authority, he may elect to ratify or disown such acts. If he ratifies them, the same effects will follow as if they have been performed under his authority. इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्डर वाला. एक पर्सन है, इसने बी को बोला, बिल्डर को कि भाई मेरे लिए घर बना दे. बी घर बना देता है, लेकिन क्या होता है ना, जब घर बन जाता है तो थोड़ा ज्यादा स्क्वायर फीट बढ़ जाते हैं उसके. ओरिजिनल बात होती है कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनना चाहिए, लेकिन घर बनता है हमारा 1100 स्क्वायर फीट का. यहाँ पे जो ए है हमारा, ये पूरे 1100 स्क्वायर फीट के पैसे दे देता है बी को. यहाँ पे उसने रेटिफाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को. अगर वो पैसे देने से मना कर देता, तब ए जाके इस कोर्ट में सू कर सकता था कि भाई मैंने तो 1000 का बोला था, 1100 का बना दिया. लेकिन यहाँ पे अगर उसने पूरे 1100 के पैसे दे दिए, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का रेटिफिकेशन हो गया. और यहाँ पे हम मान लेंगे कि ये जो एक्ट था 1100 स्क्वायर फीट बनाने का, ये ड्यूली अपॉइंटेड एक्ट था. इस एक्ट को ही ए नहीं बोला था करने के लिए शुरू से, हम इसको मान लेंगे. फिर वी विल इम्प्लाई दिस थिंग एंड ए कैन आफ्टरवर्ड्स कैन नॉट सू द बिल्डर बी कि इसने 1000 का बनाना था 1100 का बना दिया. सू नहीं कर सकता बे, बिकॉज ही हैज रेटिफाइड दिस ट्रांजैक्शन ऑफ बी. ओके, और ये माना जाएगा कि उसी की अथॉरिटी से ये पूरा का पूरा काम हुआ है. 197 बोलते हैं द रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. जो रेटिफिकेशन है एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है. एक्सप्रेस कैसे होगी? सेम एग्जांपल में अगर जो ए है हमारा खुशी खुशी बी को बोलता है, अरे क्या काम किया तूने, 100 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा तूने बना दिया मेरे लिए, वाह क्या काम किया तूने. और ये बोल के उसने एक्सप्रेसली बोल के ये चीज पैसे दे दिए बी को. यहाँ पे उसने एक्सप्रेसली रेटिफाई कर दिया कि भाई बहुत सही काम किया है, वेरी गुड. और इम्प्लाइडली क्या है कि अगर सीधा पैसे दे देते बिना कुछ बोले ही पैसे दे देते बी को जाके, बात खत्म. यहाँ पे हो गया इम्प्लाइड, क्योंकि उसने कुछ एक्सप्रेसली अपना अप्रूवल नहीं दिया कि वाओ व्हाट अ घर, इस टाइप से कुछ नहीं बोला उसने. इम्प्लाइडली उसने मान लिया कि भाई ठीक है, बन गया जो बन गया, कुछ नहीं कर सकता मैं, पैसे दे दिए उसको, बात खत्म. तो यहाँ पे इम्प्लाइड अप्रूवल हो गया, इम्प्लाइड रेटिफिकेशन हो गई ए की. ओके, तो ये है हमारा इम्प्लाइड रेटिफिकेशन एग्जांपल. अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 198 पे. ये बात करता है नॉलेज requisite for valid ratification. No valid ratification can be made by a person whose knowledge of the facts of the case is materially defective. अब क्या होता है, जो ए है हमारे, उसको बिल्डर बी ने बोला था कि ये घर बन गया है 1100 फीट का, 1100 स्क्वायर फीट का. उसने उस हिसाब से पैसे दे दिए, उसके रेटिफाई कर दिया, 1000 का बना था 1100 बन गया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन बाद में पता लगता है कि ये घर बना था 1050 स्क्वायर फीट का, 1050 स्क्वायर फीट का बना था, 1100 स्क्वायर फीट का नहीं था ये घर. यहाँ पे जो उसने रेटिफिकेशन करी थी वो तो 1100 स्क्वायर फीट की थी ना, लेकिन घर निकला 1050 का. तो यहाँ पे क्या होगा, जो उसके पुरानी वाली रेटिफिकेशन थी वो मानी जाएगी कैंसल्ड.
बिकॉज वो गलत फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड थी रेटिफिकेशन, फैक्ट्स गलत फैक्ट्स से बेस्ड थी वो, इसलिए माना जाएगा कि भाई वो रेटिफिकेशन जो उसकी थी वो हम मानेंगे कैंसल्ड। और अब ए जो है बी के ऊपर सूट कर सकता है फाइल कि इसने मेरी परमिशन के बिना 50 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा का घर बना दिया और इसने मेरे को झूठ भी बोला है, 1100 का था, मैंने 1100 के पैसे दिए थे, तो मेरे पैसे वापस कराओ, जो एक्स्ट्रा पैसे मैंने दिए हैं बी को 1100 के हिसाब से वो भी वापस कराओ, और इस पर सू भी करना है मुझे इसको कि इसने 50 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा कैसे बना दिया मेरी अथॉरिटी के बिना। तो अब ए के पास से सारे के सारे राइट्स वापस से एक्टिवेट हो जाएंगे। जो उसने रेटिफिकेशन दी थी उसका कोई भी अब मोल नहीं है, इट डजंट हैव एनी अथॉरिटी नाउ, कोई उस जो रेटिफिकेशन का कुछ भी अब लीगल वैलिडिटी नहीं है। ओके तो ये बोलता है सेक्शन नंबर 198। अब हम आते हैं 199 पे, इसको एक बार हम पढ़ते हैं। अ पर्सन ratifying any unauthorized act done on his behalf ratifies the whole of the transaction of which such act formed a part। मतलब अगर उसने बोला कि ये जो 100 स्क्वायर फीट 1100 वाला 100 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा बन गया है, उसने उसको रेटिफाई कर दिया, तो ये माना जाएगा ये जो बाकी का 1000 स्क्वायर फीट का घर बना है उसको भी उसने रेटिफाई कर दिया, उसको भी माना जाएगा कि हाँ ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन एक साथ उसने रेटिफाई करी है। ये नहीं मानेंगे कि सर 100 स्क्वायर फीट के उसने अथॉरिटी सर 100 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा जो बना है उसको उसने रेटिफाई किया, ये नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा पूरा पूरा जो घर बना ना 1100 स्क्वायर फीट का, पूरी की रेटिफिकेशन, पूरी की उसने एक अपना एक कंसेंट दे दिया कि ये सब सही बना है, पैसे ले लो मेरे, तो ये माना जाएगा कि फुल ट्रांजैक्शन हैज बीन रेटिफाइड बाय ए। ओके